डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय स्कूल में या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। इसके अलावा अगर आप सीएचएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें। अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर, तो उसका जो 8th चैप्टर है उसके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, टर्म्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं। और हमेशा की तरह मैं आपको कहता हूं दो चीजें, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, आपकी कॉपी के नोटबुक के फ्रंट पेज में लिखा होना चाहिए। और इसके अलावा जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें या किसी की भी वीडियोस देखें यार, अगर आप सीखने के लिए बैठे हैं ना, तो नोटबुक और पेन जरूर लेकर के बैठे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो केवल वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है कि चीजें मुझे समझ आ रही। जब तक आप नोट डाउन नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे ना, तो चीजें आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप सिलेबस को देखें, बड़े ध्यान से सिलेबस को देखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि हमने रेशनल नंबर को देखा है, लीनियर इक्वेशन को देखा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को देखा है, डेटा हैंडलिंग के अलावा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके आइडेंटिटीज के बारे में। और ठीक इसी तरीके से हम आगे की चीजों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। अगर केवल आपने मैथ्स को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया ना, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा भी आपने पढ़ा, तो मैथ्स का जो वेटेज है ना वो 50% होता है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस तरीके सारे के सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कराने वाले हैं और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें किन किन चीजों के बारे में समझना है। सबसे पहले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है उसके बारे में समझना है, जिसको हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा और इसके साथ साथ हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस के बारे में, कितने टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा डिग्री, एक्सप्रेशंस की डिग्रीज क्या होती हैं, जिसको पॉलिनोमियल्स की डिग्री भी कहते हैं कुछ लोग। एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इक्वेशन कब बनती है और एक्सप्रेशन कब होता है, इसके डिफरेंसेस को समझेंगे। और साथ साथ में कुछ मेथड्स भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में भी हम डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इन सारी चीजों को सीखने के लिए तैयार हैं, तो न सिर्फ आपके ये एग्जाम्स में काम आने वाली हैं, बल्कि अगर आप 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा की तरह यार, नोटबुक और कॉपी लेकर के बैठा करो, नोटबुक पेन लेकर के बैठा करो। और नोटबुक और पेन लेने से होगा क्या ना, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स के बारे में, उनकी चीजों के बारे में भी डिस्कशन होने वाला है। और भी जो चीजें हैं उसके बारे में डिटेल्ड में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं साथ साथ में लिखते जाइए कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें आज पढ़ना है, समझना है चीजों को। तो पहला क्वेश्चन आता है कि यार ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर एक वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कोएफिशिएंट्स हो, वो आपका एक एक्सप्रेशन बन जाता है। अब एक मान लीजिए इक्वेशन लिखा हुआ है 5x+7। तो ये जो 7 है ना, ये आपका कांस्टेंट है, आप समझ पा रहे हो, ये कांस्टेंट है आपका जो 7 है। और ये जो 5 है ये कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है, इस x का कॉफिशिएंट है। और x इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है, यानी कि x y z p q r, दैट इज वेरिएबल। और वेरिएबल एक्सप्रेशंस को ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। चीजें क्लियर हुई? वेरिएबल, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, और ये टर्म्स होता है। ये 5x एक टर्म है, 7x एक टर्म्स है। तो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है ना, इनको हमें समझना होगा कि यार कॉफिशिएंट क्या होता है। मतलब x है तो x का कॉफिशिएंट 5 है। वेरिएबल क्या होता है, पी क्यू आर हो गया, एक्स वाई, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहता है हमेशा वो। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ये जो है ये हमारा क्या है, ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस, इन सारी चीजों के आगे भी हम पढ़ेंगे डिटेल में।
अब कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ, उससे और आपको क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना मैंने 5x-3, तो 3 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। वेरिएबल हमारा क्या हो गया, x। 5x हमारा एक टर्म है, 3 भी हमारा एक टर्म है, राइट। और ये x का कोफिशिएंट हो गया 5। तो एग्जांपल्स में चीजें आपको समझ आई होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरीके से काम करते हैं। अब है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि एक होता है जिसमें केवल एक ही टर्म हो, जैसे कि मैंने लिख दिया 5x, तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल, वन टर्म एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें एक टर्म होता है। दूसरा होता है बायनोमियल, जिसमें दो टर्म होते हैं। यहाँ पे देखिए दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है। टर्म का मतलब आपको समझ में आया, 5x+3 लिखा हुआ, तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। जिसमें दो टर्म होते हैं वो बायनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं, और जिसमें एक टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। चीजों को नोट डाउन करते रहिए यार, इससे क्या होता है ना, आपको क्लैरिटी आती जाती है। जब क्लैरिटी आती है तो चीजें हमें समझ में भी आती हैं। हमने टर्म्स के बारे में समझा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। अब हम बात करेंगे उसकी डिग्री के बारे में कि यार डिग्री क्या होता है। डिग्री मतलब आप पावर से समझो, और किसी भी एक्सप्रेशंस के डिग्री को अगर फाइंड आउट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम काउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक इक्वेशन लिखा हुआ है 5x² माइनस 3x⁴ प्लस x-5। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास में 4 है x की पावर, और यहाँ पे क्या है 1 है। 2, 4 और 1 दिया हुआ है। तो आप देखिए जो सेकंड टर्म है इसमें हाईएस्ट जो पावर हमारे पास में क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 4। तो डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, वो 4 होने वाला है, बिकॉज ऑफ हाईएस्ट पावर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर दी हुई है वो 4 दी हुई है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ वाले टर्म में तो 0 है, थर्ड वाले टर्म में फर्स्ट है, सेकंड वाले टर्म में 4 है, फर्स्ट वाले टर्म में 2 है। तो यहाँ पे 2 है डिग्री, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है इसका मतलब, और ये 5। तो जो डिग्री होती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अगर हम डिग्री की बात करते हैं किसी भी व्यंजक की, किसी भी एक्सप्रेशन की, तो जो हाईएस्ट पावर होती है दैट्स कॉल्ड अ डिग्री। अगर फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए होंगे कभी कभी जब आप 9th में जाओगे, वहां पे एक चैप्टर है उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस नथिंग। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है इसमें मेनी टर्म्स होते हैं, और अभी हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशंस में अगर दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, उसको पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हो आप। तो जिसमें हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री। वो डिग्री उसकी काउंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यार एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। अब यहां पे ध्यान से समझना, अगर मैंने लिखा हुआ है कि 5x+3, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर यहीं पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है 5x+3, अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है 5x+3, अगर मैंने मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया 5x+3 इक्वल टू 0 लिख दिया, या 5x+3 इक्वल टू 9 लिख दिया, तो ये जो इक्वल टू के इस तरफ जो टर्म है, यानी कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी टर्म दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में भी टर्म्स दिए हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस कहेंगे। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ रहे होंगे कि एक्सप्रेशंस में और इक्वेशंस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। अब ये देखिए यहां पे एक्सप्रेशन है 2xy - 5y+3। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशंस की बात करें तो यहां पे देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड में टर्म दिया हुआ है, और इसी तरीके से यहां पे इक्वेशंस के लिए भी बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, तो दैट इज अ इक्वेशन। इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन दिया हुआ हो, दैट इज इक्वेशन, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, तो ये एक आपके पास में एक्सप्रेशन है, और इसी तरीके से यहां भी एक इक्वेशन आपको दी हुई है। तो एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस दोनों में डिफरेंस आई होप कि क्लियर होगा। और देखिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको है ना अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर चीजों को नोट डाउन करना होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोले हमें समझ नहीं आ रहा है, लिखा हुआ मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। देखिए जो भी इक्वेशंस दी होती है, इक्वेशंस आपको समझ आ गया, मैंने आपको बताया इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है। जिसमें इक्वल टू के बाद में कोई टर्म दिया हुआ है दैट इज अ इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके के इक्वेशंस दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है हमारा एक एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि, उन्मूलन विधि जिसको कहते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे।
सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि, और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस। तो इनको सॉल्व करना है, हमें सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है, और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये एक पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे 10th क्लास में, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको मिलेगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना आपको सिखाया जाएगा। अब यही सिखा रहा हूं मैं आपको, आगे चल करके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। अब देखिए क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत ही छोटे लिखे हुए हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्वेश्चंस को लिख करके एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चंस में लिखते जा रहा हूं, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन हमारा है x माइनस 2y इक्वल टू 8। क्वेश्चन हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, पहले x माइनस 2y इक्वल टू 8, ओके। और दूसरा जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखिए हमें सबसे पहले सीखना है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम 2 इक्वेशंस के नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले जो हमारे पास में 2 इक्वेशंस दी हुई हैं उनको हमने फर्स्ट और सेकंड नाम दिया हुआ है। फर्स्ट और सेकंड नाम देने के बाद हमारा पहला टारगेट होता है कि जो हमारा x दिया हुआ है वेरिएबल और ये जो y दिया हुआ है, ये दोनों ही इक्वेशन में सेम होना चाहिए। बट यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 1x दिया हुआ है, कुछ नहीं है तो 1x है, और यहां पे 2y दिया हुआ है, लेकिन यहां पे 2x दिया हुआ है और यहां पे 2y दिया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये जो हमारा x है वो 2x हो जाएगा, ये जो हमारा 2y है वो 4y हो जाएगा, और ये जो 8 है वो 16 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को या फिर सेकेंड वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं तो ये हमारा, देखिए अब समझिए इस चीज को, कि अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब इसमें 2 करूंगा तो माइनस का 4y और इक्वल टू 8 2 जा 16। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास में 2x लिखी हुई है और प्लस y लिखी हुई है इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंसेस क्या समझ आ रहा है यार, ये वाले जो वेरिएबल है ना x के, वो दोनों सेम हो चुके हैं। या तो आपको x के वेरिएबल सेम करना है या फिर y के वेरिएबल सेम करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपको y के वेरिएबल सेम करना है तो आपको क्या करना होगा, सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर कुछ भी नहीं करना होगा। यानी कि हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई है, लाइक हमारे पास दिया हुआ था x माइनस 2y इक्वल टू 8, ओके, एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, और इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। तो अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। जब मैं सेकंड वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो वैसे की वैसी रहेगी, 2y इक्वल टू 8, लेकिन सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन होगी, क्योंकि हम इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, और ये जो है ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 2y इक्वल टू, और ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो या तो आप प्लस करो इस इक्वेशन को या तो आप माइनस करो। तो इन दोनों ही इक्वेशन को मैं करने वाला हूं प्लस। जब मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस दिया हुआ है, ओके। और ये 4x और ये x क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 10 और 8 क्या हो जाएगा 18। तो हम यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 18/5 आएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/5 आएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 18/5। देखिए यहां भी अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से तो आपको समझ आएगी कि यहां भी x की वैल्यू हमारी 18/5 आई है। अच्छा, तो दूसरा तरीका भी है क्या इसको समझने का, बिल्कुल दूसरा तरीका भी है। मैंने देखिए पहले ध्यान से एक ही इक्वेशंस को देखिए किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका था कि मैंने दूसरे वाले इक्वेशन में क्या किया था, 2 का मल्टीप्लीकेशन किया था। अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है ना x माइनस 2y इक्वल टू 8, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो x माइनस 2y इक्वल टू 8 लिखा हुआ था, और दूसरे वाले इक्वेशन में लिखा हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 5। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या होगा,
फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर अगर 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो, फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 4y इक्वल टू 16। 8 2 जा 16, 2 2 जा 4। अब दूसरी इक्वेशन हमारी वैसे की वैसे रहेगी, क्योंकि 2x को हम सेम कर रहे हैं इस बार, प्लस का y और इक्वल टू 5। यहां पे प्लस करने पे कोई नंबर कैंसिल आउट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, माइनस करना होगा। तो जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। 4y और माइनस का 4y और माइनस का 5y, माइनस का 4y और माइनस का y हो जाएगा माइनस का 5y। 16 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो 11 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का y इक्वल टू क्या आ जाएगी? यहाँ पे देखिए, अगर ये 11 है तो ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, और ये माइनस इस तरफ आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/5। मतलब अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर रहा हूं तो y की वैल्यू आ जा रही है। आप चाहे तो y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, y की वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, y की वैल्यू माइनस 11/5 आई है। अगर y की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, या सेकंड में भी पुट कर दूंगा तो भी x की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस 11/5। इसको मैं पुट कर देता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 8। तो देखिए x और ये माइनस का साइन लगा हुआ था, 2 और y की वैल्यू थी माइनस 11/5 इक्वल टू 8। माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 22/5 इक्वल टू 8। x की वैल्यू हो गई 8 माइनस 22/5। तो 8 5 जा 40, और 40 में से 22 को माइनस कर दो। 42 में से 22 को माइनस करोगे तो 18 हो जाएगा, 18/5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18/5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 18/5। देखिए 18/5 आ गया आंसर। तो यानी कि या तो आप x वाले वेरिएबल को कैंसिल आउट करो और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, या फिर y की वेरिएबल को कैंसिल आउट करो, x की वैल्यू को फाइंड आउट करो, और फिर x की वैल्यू को क्या कर सकते हो? आप पुट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकाला और x की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। तो ये जो 2x है ना, यहाँ पे वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8/15 रखा, 18/15 रखा। इसको सॉल्व किया, 18 2 जा 36/5, 5 5 जा 25, 25 में से 36 को माइनस करेंगे तो माइनस का 11 आएगा। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब यहीं पे आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरे इक्वेशन में रखनी है। सब्स्टिट्यूट करना, एक जगह से निकालना और दूसरी जगह में वैल्यू पुट करना। तो इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 2y इक्वल टू 8 और x प्लस y इक्वल टू 5। तो x माइनस 2y इक्वल टू 8 और x प्लस y इक्वल टू 5। यहां पे अगर हम सेकंड इक्वेशंस को लें, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को भी ले सकते हो, फर्स्ट को भी ले सकते हो। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से करूंगा तो भी वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड से करूंगा तो भी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं सेकंड इक्वेशंस को लेता हूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 तो पहले से ही है, y को उस तरफ ले जाएंगे, y माइनस 5। अब x की वैल्यू जो आई है ना, y माइनस 5 आई है। अब y 5 माइनस y जो है x की वैल्यू, इसको मैं पुट करूंगा किस में? फर्स्ट वाले इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो इक्वेशन है सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करी, तो फर्स्ट में पुट करूंगा। फर्स्ट की वैल्यू x की जगह पे मैं रखना होगा 5 माइनस y और माइनस का 2y इक्वल टू 8। तो 5y और ये माइनस का ही हो जाएगा 3y इक्वल टू 8, और इस तरफ ले आएंगे तो 8 और 5 क्या हो जाएंगे? ये 8 में से 5 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 माइनस 3y इक्वल टू 8 कैसे आया, ये आप समझ पा रहे होंगे। 5 माइनस, ये जो देखिए 5 माइनस वाई आया था हमारा, 5 माइनस वाई आया था, और माइनस का 2y इक्वल टू 8। हमने y से वैल्यू निकाली x की, 5 माइनस वाई, इसको हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5 माइनस 3y इक्वल टू 8। तो अब होगा क्या? ये माइनस 3y है, इक्वल टू में 8 पहले से ही था। ये जो 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, क्योंकि इक्वल टू के दूसरी तरफ इक्वेशंस में जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। 8 में से 5 जाएंगे तो 3।
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और ये अपॉन -3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ गई -1। और x की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो x की, या फिर आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कहीं भी पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू 1 अब हम पुट करेंगे, y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको भी पता है कि x इक्वल टू 5 माइनस वाई लिखा हुआ था, तो y की वैल्यू -1 यहाँ भी पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस और ये -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 + 1, x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू तो 6 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई -1, y की वैल्यू क्या आ गई -1। अच्छा सर आपने तो बता दिया सेकंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को, क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन से भी सब्स्टिट्यूट करके हम सेकंड वाली वैल्यू में पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करके सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करके वैल्यूज को बताता हूं, ध्यान से आपको समझना होगा। अगर आपको लग रहा है ना कि कोई डाउट है, कुछ समस्या है, तो आप जो नंबर दिया हुआ है ना वहां पे स्क्रीनशॉट लेकर के उस पार्ट पे सर्कल करके पूछ सकते हो क्वेश्चंस की तरह, मुझे एक बार फिर से बताइए, लेकिन आपको एक बार नहीं 2 बार पहले ध्यान से देखो। यहां पे लिखा हुआ है x - 2y = 8। यहां से अगर मैं x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 8 तो पहले से ही है, प्लस 2y। x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 8 + 2y। अब ये जो 8 + 2y है ना मुझे पुट करना है, कहां पे पुट करना है, x + y = 5, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसमें पुट करूंगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली थी x की 8 + 2y। अब ये जो x की वैल्यू है ना यहां पे पुट करूंगा मैं, 8 + 2y = y + y = 5। अब यहां पे पुट सॉल्व कर लो, 8 + 2y और y 3y = 5। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, अब ये 8 आएगा माइनस का 8। 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो माइनस में वैल्यू आती है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/3, यानी कि -1। y की वैल्यू क्या आ गई -1, y की वैल्यू माइनस आ गई हमारी 1। अब इस y की वैल्यू जो -1 आई है इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में हम पुट करके वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। 8 + 2y में देखिए x की वैल्यू 8 + 2y थी, y की वैल्यू -1 अभी हमने निकाली, y की वैल्यू -1 अभी निकाली, इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू हो गई 8 + 2 × -1, माइनस का इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा प्लस में, तो 8 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, 8 - 2 यानी कि 5। x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू -1। किसी भी तरीके से आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे भी देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करी, ट्रांसफर किया, और फिर यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमने पुट किया यहाँ पे 5 - y, और फिर जब सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू को हमने पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, तो वैल्यू हमारे पास में ये पूरी x और y दोनों की आ चुकी है। अब क्या होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो उसको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है ना बहुत बार बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते और ज्यादातर ऐसा होता है टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं। अब ये जो चीज लिखी हुई है ना शायद आपको दिख भी नहीं रही हो, उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत अच्छी तरीके से, आप समझ पाओगे मेरी अप्रोच को। अब अप्रोच कैसे समझोगे आप देखिए ध्यान से, यहां पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूं ताकि आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस में स्टेप्स हमें कैसे बनानी है समझने के लिए। क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 लिखा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, मतलब दो नंबर्स का जो सम है ना वो 36 है। अगली लाइन में लिखा हुआ है इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। क्वेश्चंस क्या लिखा है फिर से लिखिए क्वेश्चन ध्यान से, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को लिखिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन बनाइए। सम ऑफ टू नंबर्स इज 36, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर वी गेट सेकेंड नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो ये क्वेश्चन है कि 8 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर का 8 टाइम्स है, वी गेट सेकेंड नंबर, हमें उससे सेकेंड नंबर मिल रहा है,
तो हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है, जो दोनों नंबर्स है। पहली चीज हमें वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना होता है। पहले स्टेप, रीड द गिवन प्रॉब्लम केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले हमने क्या समझा, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम प्रॉपर वेरिएबल के फॉर्मेट में लेंगे। पहले लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स, इसलिए मैं ध्यान से बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन की अप्रोच इसी तरीके से होगी। दो नंबर्स का सम है, यानी कि सबसे पहले हमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, एक्स और वाई। तो हमने मान लिया कि जो हमारे दो वेरिएबल है एक्स और वाई है। फॉर गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉपर वेरिएबल्स और उसकी जो क्वांटिटीज है उसको हम लेते हैं। अब हमें मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको हम, जो स्टेटमेंट लिखा उसको पढ़ करके मैथमेटिक्स में चेंज करेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है कि दो नंबर्स का सम 36 है। दो नंबर्स का सम 36 है। अगर हमने दो वेरिएबल्स मान लिए, यानी कि मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 36, यहां पे हमने इक्वेशन बना दी। अब जो अगली लाइन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर उसका 8 टाइम्स है, तो x है, x का 8 टाइम्स यानी कि 8x। अब जो बोल रहे हैं अगली लाइन में कि फर्स्ट नंबर का 8x है वो नंबर, तो फर्स्ट नंबर अगर आपको सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, और द फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, उसका 9 है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ इफ 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 8 टाइम। अगर यहां से 9 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यानी कि 8x माइनस 9। अगर हम 8x माइनस 9 कर रहे हैं तो इससे हमें मिल रहा है सेकेंड नंबर, y की वैल्यू मिल रही है, और x y की वैल्यू 8x माइनस 9 मिल गई और x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, हमें इक्वेशंस मिल चुकी हैं। पहली इक्वेशन मिली कि दो नंबर्स का सम हमारा कितना है, 36 है, और जो एक नंबर है वो 8 टाइम्स है, और 8 टाइम्स में से अगर हम 9 को माइनस कर रहे हैं तो वो सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड नंबर के बराबर है, यानी कि y के इक्वल है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को सीधे सीधे पुट कर देंगे। तो x प्लस, अगर यहाँ पे आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, व्हाट यू वांट, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हो। दो इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 36 लिखा हुआ है, और y की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है 8x माइनस 9। यहाँ पे y की वैल्यू 8x माइनस 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस ये हो जाएगा 8x माइनस 9 इक्वल टू 36। तो 8x और ये x 9x, और ये 36 प्लस 9, 36 और 9 को अगर आप प्लस करते हो तो 45 होगा। ओके, और ये 45 हो गया, 9x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 अपॉन 9, तो ये 5 हो जाएगा। x की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है 5, x की वैल्यू आपको कितनी मिली है 5 मिली है, x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 5। सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन है वो, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू है 36। तो यहाँ पे हम 5 प्लस वाई इक्वल टू 36 करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ गई 31। तो दो हमारे पास वैल्यूज आ गई, x की 5 और y की 31। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 31। तो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड नंबर इज y। हमें यहाँ पे जो नंबर दिए हुए थे कि सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 36, और जो फर्स्ट नंबर है उसका 8 टाइम है यानी कि 8x। फर्स्ट नंबर में से 9 को माइनस करना है, यानी कि 8x में से 9 को माइनस कर दिया तो सेकंड नंबर मिल गया, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। अभी दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को रख करके सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 31, x और y की वैल्यू आ चुकी है। और इस तरीके से हम इक्वेशंस बना के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये पूरी स्टेप्स यहाँ पे लिखी हुई है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो चाहे तो आप, फिर उसके सोल्यूशंस फाइंड आउट करके वैल्यूज को निकाल करके आप आंसर्स को लिख सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में ना कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एजेस से रिलेटेड आएंगे, नंबर्स का, फ्रैक्शन का, मनी से रिलेटेड, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जिनको पढ़ना है सबसे पहले तो ध्यान से, उसकी स्टेप्स, वेरिएबल्स को क्वांटिटीज में चेंज करके और फिर सॉल्व करना। सॉल्व करने के मेथड दो ही हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसके अलावा मेथड्स हैं लेकिन दो ही मेथड्स बेसिकली यूज होती हैं। आई होप कि ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं वो आप समझ पा रहे होंगे, और ये जो फैक्टर्स है इसको भी हम समझते हैं कि यार फैक्टर्स किस किस तरीके से होते हैं, इसके फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं।
एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया 16x स्क्वायर और माइनस का 25, तो 16x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये 16 4 का स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर हो गया माइनस ये 5 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो 4x हो गई और ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x माइनस 5। तो इस तरीके से हमारे आंसर्स आते हैं जब हम फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है फैक्टर्स ऐसा भी दिया होता है 3x स्क्वायर माइनस का 75y स्क्वायर। तो यहाँ से हम सबसे पहले 3 को कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये 3 आपका कॉमन है पहले से ही, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी और ये आपका हो गया 3 कंप्लीटली। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इस तरीके से फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर आपके पास में क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो और उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे कि एट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो पहला हमारा टारगेट होता है कि जो आपका फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन करना। 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आ जाएगा 24, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना। और जो 24 आया है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो 24 का ऐसा फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 आए। 24 का ऐसा हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए। 24 का ऐसा फैक्टर हम ढूंढते हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए। तो पहला फैक्टर हमारा 8 और 3 हो, 8 और 3 होगा, 8 और 3, 8 3 जा 24 तो हो रहा है, लेकिन 8 और 3 को अगर आप प्लस कर रहे हो तो 11 हो रहा है, और 8 में से 3 को अगर माइनस कर रहे हो तो 5 आ रहा है। चूंकि 2 के इक्वल नहीं आ रहा तो ये हमारा फैक्टर काम नहीं करेगा। इसके अलावा भी 24 के कोई फैक्टर है क्या, बिल्कुल है। वो कौन कौन से हैं, 6 है और 4 है। 6 4 जा 24 और 6 में से 4 को माइनस कर दोगे तो 2 आएगा, यानी कि ये फैक्टर इसके लिए परफेक्ट फिट होगा। तो ये हम यहाँ पे कैसे लिख देंगे 8x स्क्वायर प्लस, अब ये जो 2x है ना इसकी जगह पे हम लिख देंगे 6x माइनस 4x। क्यों, क्योंकि दोनों को माइनस करने पर 2 के इक्वल होगा और माइनस 3। अब यहाँ से हम फैक्टर्स के लिए इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक साथ। तो 8x स्क्वायर और 6 है, यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं x को, 2 को कॉमन ले सकते हैं दोनों में और x भी कॉमन ले सकते हैं। 2x को कॉमन लेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 होगा बिल्कुल, और x और प्लस 3। तो इसी तरीके से -1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3। 4x प्लस 3 दोनों में है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1। इस तरीके से हमारे फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। और यही चीज़ मैं यहाँ पे समझाया मैंने कि सबसे पहले जो भी इक्वेशंस हमारी दी हुई हैं उनका फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब आप किसी भी फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हो। 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 24 आ गया। 24 का ऐसा फैक्टर देखो जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 के इक्वल हो। 24 का ऐसा फैक्टर हमें मिल चुका है 6 और 4। तो 6 और 4 को जब हमने पुट किया है यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं। 4x प्लस 3 और 2x माइनस 1 इसके आंसर्स आ चुके। इसके अलावा भी फैक्टर्स पॉलिनोमियल्स के अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको समझ आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना बहुत सिंपल है, उस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है, सबसे पहले जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है ना उसको हम साइड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 25। तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना सबसे पहले तो हम इसको क्या कर लेते हैं साइड कर लेते हैं। साइड करने का मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों तरफ में -9 अगर हम कर देते हैं तो इस तरफ अगर मान लीजिए कि ये 9 माइनस का जा रहा है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा -9 करना होगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 16 में से 15 में से 19 को अगर माइनस करोगे 25 में से 19 को माइनस करोगे 16 आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 16,
तो अब हम करना क्या होता है कि ये जो 6 आपका दिया हुआ है ना, इसमें हमारा टारगेट होता है कि हम b/2 स्क्वायर हम इसमें दोनों तरफ कर दें। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/2 करेंगे, 6/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम +9 कर देते हैं और यहाँ भी +9 कर देंगे, यहाँ भी +9 करेंगे और यहाँ भी +9 करेंगे। तो 6² माइनस 2x + 9 हो गया, 6² माइनस 2x + 9। अब इस फैक्टर्स को अगर देखोगे ध्यान से देखोगे तो ये जो नंबर है हमारा x-3 का होल स्क्वायर हो गया, और x-3 का होल स्क्वायर और ये 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो x² x-3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं, मतलब स्क्वायर के फॉर्मेट में कंप्लीट करना और सीधे वहां पे फॉर्मूला यूज कर देना a+b का होल स्क्वायर या फिर a-b का होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर यही होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्लीटिंग स्क्वायर में डाउट अगर लगता है, अगर आपको जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके, देखिए टोटल 3 स्टेप्स हैं इसमें। पहले स्टेप्स में जो हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम एक साइड कर देते हैं, यानी हटाना है मेन पर्पस। तो अगर यहाँ पे प्लस का 9 है तो दोनों तरफ -9 कर देंगे। तो जब दोनों तरफ -9 करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, x² - 6x = 16। अब हमें करना है जो बीच वाला टर्म है उसमें 2 का डिवाइड करके स्क्वायर करते हैं। तो बीच वाला टर्म हमारा 6 है, इसको डिवाइड कर दो 2 से तो ये 3 हो जाएगा। ये माइनस लगा हुआ है तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9। तो यहाँ पे भी +9 लिखेंगे और यहाँ भी +9 लिखेंगे। जब हम यहाँ पे +9 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 6x² - 6x + 9 और ये 25 हो जाएगा। तो ये जो x² - 6x + 9 लिखा हुआ और +20 ये 25 लिखा हुआ है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ax-3 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि a² प्लस -2ab + b² हो गया और ये 25 का स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 8 और 2 आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको हमें देखना होगा, याद करना होगा, समझना होगा कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², a² - b² होता है ब्रैकेट के अंदर a + b और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a - b। देखिए साथ साथ आपको लिखना होगा, उसके बाद ही आपको चीजें समझ आएंगी। अब a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसी तरीके से a - b का होल क्यूब जो होता है वो a³ - 3a² b + 3ab² - b³। इसी तरीके से a³ + b³ का फॉर्मूला है और a³ - b³ का भी फॉर्मूला दिया हुआ। तो ये सारे फॉर्मूले याद करोगे तो आपको फैक्टर्स निकालने में, इक्वेशंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जो फैक्टर्स निकालने में मदद करेंगे कि a² - b² ब्रैकेट में a + b a - b, a³ + b³ a + b और a² - ab + b² और a - b अगर है तो a - b और फिर a² + ab + b², a² + 2ab + b² यानी a + b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² यानी कि a - b का होल स्क्वायर। ये सारे फैक्टर्स निकालने के फॉर्मूले भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसके अलावा अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं इस चीज में डाउट है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। कहीं भी आपको डाउट लगे, कुछ समझना चाहते हो कि यार ये चीज मिस हो चुकी है, ये चीज मुझे और समझने दी, तो ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कॉपी में नोट डाउन करिए, नोट्स हमें भेजिए, बाकी बच्चे भी भेजते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हम बहुत सारे आपको लाभ मिलते हैं, आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस करते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हो, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलती है, कैसे तैयारी करना है, कितनी तैयारी हो चुकी है, किस तरीके से एकदम स्मार्ट वर्क करते हुए तैयारी करनी है, बहुत सारे फायदे हैं। आप जुड़ सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो चैनल है उस पर ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इस नंबर पे भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम। सो थैंक यू सो मच एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आप ज्वाइन करोगे मेंटरशिप प्रोग्राम्स, उसमें अलग अलग बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें आप लाभ ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you.
थैंक यू सो मच।